टारज़न आजकल बेहद खुश था क्योंकि इसका एक पुराना दोस्त इससे मिलने के लिए इसके पास आया हुआ था। ये एक नौजवान रॉबर्ट था जो बेहद खिलंदरा और हंसमुख वाक़ई हुआ था। टारज़न, मैंने सुना है कि तुम्हारे जंगल से बहुत दूर अफ्रीका के जनूबी हिस्से में पहाड़ियों के दरमियान एक जंगल वाक़ है। इस जंगल में एक वहशी कबीला शातू रहता है। इस कबीले की देवी एक मुहज़्ज़ब मुल्क की औरत है जिसने उस जंगल में एक बहुत बड़ा और शानदार महल बनवा रखा है। बिल्कुल शाही महलों की तरह वो बड़े ठाठ बाट से इस महल में रहती है और पूरा कबीला उसे देवी की तरह पूजता है। रॉबर्ट ने टारज़न से मुखातिब होकर कहा, अच्छा, वाकई इंतहाई दिलचस्प बात है। टारज़न ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर मैंने एक ऐसी बात सुनी है जिसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया है। रॉबर्ट ने संजीदा होते हुए कहा, कौन सी बात? टारज़न ने उसकी संजीदगी पर चौंकते हुए पूछा, वो ये कि वो देवी आदमखोर है। इसके कबीले के वहशी भेस बदल कर मुहज़्ज़ब मुल्क में जाते हैं और वहाँ से सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान को सोने और कीमती जवाहरात का लालच देकर इस महल में ले आते हैं। वो देवी चंद दिन इस नौजवान की खूब खातिर मदारत करती है, फिर इससे शादी कर लेती है। मगर जब इस देवी का बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बच्चे और शौहर दोनों को हलाक कर देती है और फिर इन्हें भून कर खा जाती है। और इसके बाद उसके कबीले वाले नया नौजवान पकड़ लाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। रॉबर्ट ने तफसील से बताते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने ही बच्चे को हलाक करके खा जाए? अगर ऐसा है तो फिर वो औरत ना हुई, डाइन होगी। टारज़न ने यकीन ना आने वाले अंदाज में जवाब दिया, यकीन तो मुझे भी नहीं आता, मगर सुना है कि ये बात दुरुस्त है और कई नौजवान इस औरत की भीख चढ़ चुके हैं। रॉबर्ट ने जवाब दिया, अगर ये बात सच है तो फिर ये इंतहाई जुल्म है। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। टारज़न ने गुस्सीले लहजे में कहा, क्यों ना वहाँ चलकर इस बात की तस्दीक की जाए, और अगर ये बात सच हुई तो उस जालिम औरत को इसकी सज़ा दी जाए। टारज़न ने कहा, अरे हमें क्या ज़रूरत है ख़ामख़ुआ की मुसीबत गले लगाने की। सुना है कबीले वाले तो सीधे साधे हैं, अलबत्ता वो औरत आदमखोर है। ऐसा ना हो कि हम वहीं जाएं तो वो औरत हमें भी खा जाए। रॉबर्ट ने कहा, मेरे सामने बुज़दिली की बातें मत किया करो। रॉबर्ट, मुझे बुज़दिल आदमियों से नफ़रत है। टारज़न ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, अरे तुम तो नाराज़ हो गए हो। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने पर रज़ामंद हूँ। जब चाहो चल पड़ूंगा। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जब चाहो का क्या मतलब? हम कल सुबह इस सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। मैं आज अपने जंगल का इंतज़ाम कर लूँ और तमाम जानवरों और कबीलों को हिदायत दे दूँ। टारज़न ने कहा,
ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اور اس طرح ان دونوں کے درمیان شاتو قبیلے جانے کا پروگرام بن گیا۔ وہ دن ٹارزن نے مختلف جانوروں کو سمجھانے اور قبیلے کے سرداروں کو ہدایت دینے میں گزار دیا۔ منکو چونکہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے اپنے قبیلے میں گیا ہوا تھا، اس لیے اس بار وہ ٹارزن کے ساتھ نہ جا رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر قبل ٹارزن اور رابرٹ شاتو قبیلے کی طرف چل پڑے۔ رابرٹ کی وجہ سے ٹارزن پیدل سفر کر رہا تھا۔ ٹارزن کے پاس اس کا خنجر اور نیزہ تھا، جبکہ رابرٹ کے پاس ایک بندوق اور ایک ریوالور تھا، اور اس نے جیب میں ریوالور اور رائفل کی گولیاں بھر رکھی تھیں۔ یہ جنگل کتنی دور ہوگا اور ہم کتنے روز میں وہاں پہنچیں گے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ جہاں تک میں نے مختلف قبیلوں کے بوڑھوں سے معلومات حاصل کی ہیں، یہ جنگل یہاں سے بہت دور ہے، اور اگر ہم مسلسل سفر کرتے رہے تو تقریباً 15-20 روز تک وہاں جا پہنچیں گے، ٹارزن نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس طرح مجھے افریقہ کے اور جنگل دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا، رابرٹ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹارزن اور رابرٹ دن کو سفر کرتے اور رات کو کسی مضبوط درخت پر سو جاتے۔ اس طرح ان کا سفر بڑی کامیابی سے جاری تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اور وسیع کمرہ تھا، جسے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے اندر ایک خوبصورت تخت پر ایک انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر انتہائی خوبصورت اور قیمتی پتھروں کا بنا ہوا تاج تھا۔ تخت کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پڑی ہوئی تھی، اور میز پر ایک خوبصورت بچے اور ایک خوبصورت نوجوان کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ عورت بڑے غور سے میز پر رکھے ہوئے سروں کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی پسندیدہ چیز پڑی ہو۔ دیوی کا حکم ہو تو کھانا پیش کیا جائے۔ اچانک ایک بوڑھے حبشی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ان دونوں سروں کو اٹھا کر الماری میں رکھ دو اور کھانا پیش کرو، عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر بوڑھے حبشی نے آگے بڑھ کر میز پر پڑے ہوئے بچے اور نوجوان کے سر اٹھا لیے اور انہیں کمرے میں موجود ایک الماری میں رکھ دیے۔ وہاں پہلے ہی اس طرح کے بچوں کے 10 اور نوجوانوں کے 10 سر موجود تھے۔ الماری بند کرنے کے بعد بوڑھے حبشی نے زور سے تالی بجائی، اور دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، اور 2 حبشی ہاتھوں میں بڑے بڑے برتن اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ان بڑے بڑے برتنوں میں انسانی گوشت رکھا ہوا تھا۔ یہ گوشت عام گوشت کی طرح پکایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک برتن میں بچے کا گوشت تھا، جبکہ دوسرے برتن میں نوجوان کا دل، کلیجہ اور تھوڑا سا رانوں کا گوشت موجود تھا۔ حبشیوں نے وہ برتن میز پر رکھ دیے، اور عورت ان برتنوں پر یوں ٹوٹ پڑی جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ وہ مزے لے لے کر گوشت کھانے لگی۔
तमाम हबशी मुअद्दब अंदाज में सर झुकाए खड़े रहे। जब इस औरत ने बर्तन खाली कर दे तो हबशियों ने खाली बर्तन उठाए और कमरे से बाहर निकल आए। औरत ने एक रुमाल से अपना मुंह साफ किया और फिर बड़े से तकिए के साथ टेक लगाकर बैठ गई। बूढ़ी शातू, अब और कितने बच्चे मुझे खाने पड़ेंगे? औरत ने बूढ़े से मुखातिब होकर पूछा। देवी, आज आपने अपने 11 बच्चे और 11 शौहरों का गोश्त खा लिया है। अब सिर्फ आप एक बच्चे और एक शौहर का गोश्त और खाएंगी, तो फिर आप क़यामत तक उसी तरह नौजवान और सेहतमंद रहेंगी, और फिर आपको मौत ना आएगी। बूढ़ी शातू ने बड़े मुद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम फौरन मेरे लिए नए शौहर को पकड़ कर ले आने का बंदोबस्त करो। औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेहतर देवी, आज से ठीक 15 रोज़ बाद चंद मुकम्मल हो जाएगा, और उसी रोज़ कबीले के आदमी मुल्क में रवाना होंगे, ताकि आपके लिए सेहतमंद, खूबसूरत और नौजवान शौहर को तलाश करके लाया जाए। बूढ़ी शातू ने जवाब दिया, अब तुम सब जा सकते हो, मैं आराम करना चाहती हूँ। औरत ने तहकमाना लहजे में कहा, और फिर खुद उठकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ती चली गई। औरत के हुक्म पर तमाम हबशी तेजी से कमरे से बाहर निकलते चले गए। टारज़न और रॉबर्ट मुसलसल सफ़र करते करते आखिरकार 13 दिन बाद इस जंगल के करीब पहुंच गए, जहां शातू कबीला और इसकी डाइन देवी रहती थी। ये जंगल ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई था, और उस वक्त वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। चूँकि पहाड़ी की चोटी तक पहुँचते पहुँचते इन्हें रात हो गई थी, इसलिए इन्होंने रात वहीं पहाड़ी पर ही गुजारने का फैसला किया। फिर इन दोनों ने एक गार तलाश करके उसे साफ किया, और फिर दोनों इस गार में आराम करने के लिए लेट गए। चूँकि वो दोनों बेहद थके हुए थे, इसलिए जल्द ही वो गहरी नींद सो गए। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि अचानक गार के बाहर इंसानी कदमों की आवाज़ गूंजी। यूं महसूस होता था जैसे बहुत से लोग बड़े दबे कदमों गार के गर्द घूम रहे हों। चंद लम्हों बाद गार के धाने पर रखा हुआ पत्थर आहिस्ता से हटा लिया गया, और फिर 4 कवी हैकल हबशी बड़ी आहिस्तगी से गार के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने हाथों में मशालें उठा रखी थीं। इन्होंने मशालों की रोशनी में गार में सोए हुए रॉबर्ट और टारज़न को बगौर देखा, और फिर उनकी आँखों में बेपनाह चमक उभर आई। उनमें से एक हबशी ने दूसरे हाथ में एक छोटी सी झाड़ी उठाई हुई थी, जिसके सुर्ख रंग के बड़े बड़े पत्ते थे। इस हबशी ने अपनी मशाल दूसरे हबशी को पकड़ाई, और फिर इस झाड़ी में से 2 पत्ते तोड़ लिए, और फिर झाड़ी एक तरफ रखकर उसने झाड़ी के पत्तों को हाथों में मसला, और फिर उसने एक पत्ते को टारज़न की नाक से और दूसरे पत्ते को रॉबर्ट की नाक से लगा दिया। टारज़न और रॉबर्ट ज़रा से कसमसाए, मगर फिर बेहिस्साओ हरकत हो गए। हबशी ने एक हाथ से उन दोनों को अच्छी तरह हिला जला कर देखा,
मगर इन पत्तों के असर से वो बेहोश हो चुके थे। उनकी बेहोशी का इत्मीनान करके हबशी तेजी से पीछे हटा। इन दोनों को उठाकर देवी के महल में ले चलो। मेरा ख्याल है कि इस बार देवी के नए शौहर को तलाश ना करना पड़ेगा। ये दोनों ही सेहतमंद और नौजवान मालूम होते हैं। देवी उनमें से एक को शौहर चुन लेगी। इस हबशी ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, और बाकी हबशियों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर उनमें से दो ने झुककर टारज़न और रॉबर्ट को कंधों पर उठाया और गार से बाहर निकलकर महल की तरफ बढ़ते चले गए। महल में दाखिल होकर मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो इन्हें लेकर इस कमरे में पहुंच गए, जहां देवी का तख्त मौजूद था। तख्त के सामने इन दोनों को लिटा कर वो खुद पीछे हटकर खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खिला और देवी कमरे में दाखिल हुई। इसके पीछे बूढ़ा शातू था। देवी के चेहरे पर इश्तियाक था, आँखों में बेपनाह चमक थी। वो रॉबर्ट और टारज़न के करीब आकर खड़ी हो गई और गौर से उन दोनों को देखने लगी। पहले तो इसकी नज़रें टारज़न पर जमी रहीं, मगर फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए रॉबर्ट को देखा और फिर शातू से मुखातिब होकर कहने लगी, अगर मुक़द्दस शर्त में ये बात शामिल ना होती कि मैं किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के नौजवान को ही शौहर बनाऊंगी, तो मैं इस जंगली नौजवान से शादी करती। मगर अब आखिरी लम्हों में शर्त की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। इसलिए ये दूसरा नौजवान मेरा 12वां शौहर होगा। उसे ख़ास कमरे में पहुंचा दिया जाए और इसकी खूब खिदमत की जाए ताकि चंद मुकम्मल होते ही हमारी शादी हो जाए, और कबीले के रिवाज के मुताबिक इस जंगली को सुबह सूरज तुलू होने के बाद महल की छत से नीचे गिरा दिया जाए, जहां नेज़ा बरदार खड़े हों, ताकि वो उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने नेज़ों में परोड़ लें। देवी ने महकमाना लहजे में शातू से मुखातिब होकर कहा, और बूढ़े शातू ने इस बात में सर हिला दिया। बूढ़े शातू के सर हिलाते ही देवी तेजी से चलती हुई वापस उसी दरवाजे में गायब हो गई। जिस दरवाजे से वो कमरे में दाखिल हुई थी, देवी के जाते ही बूढ़े शातू ने देवी के हुक्म की तमील का हुक्म दिया, और हबशियों ने एक बार फिर टारज़न और रॉबर्ट को कांधों पर लाद लिया। टारज़न की जब आँख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बहुत बड़े महल की सबसे ऊंची बर्जी पर एक सुतून से बंधा हुआ था, और उसके इर्द गिर्द बैसक के करीब हबशी मौजूद थे। इसके करीब ही बर्जी के किनारे पर एक बूढ़ा हबशी खड़ा हुआ था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? मेरा साथी कहाँ है? टारज़न ने हैरत की शिद्दत की बना पर बेरब्त से अंदाज में पूछा, ये शातू कबीला है। मैं इस कबीले का सरदार हूँ और तुम शातू कबीले की देवी के महल की छत पर हो। सूरज तुलू होते ही तुम्हें इस बर्जी से नीचे फेंक दिया जाएगा, जहाँ नेज़ा बरदार हबशी तुम्हें नेज़े मार कर हलाक कर देंगे। रहा तुम्हारा साथी तो उसे देवी ने अपना शौहर बनाने का फैसला किया है। वो उस वक्त देवी के कैद में है,
बूढ़े शातू ने तफसील से हर बात का जवाब दिया। क्या ये सच है कि तुम्हारी देवी अपने बच्चे और शौहर को हलाक करके खा जाती है? टारज़न ने संजीदा लहजे में बूढ़े शातू से पूछा। ये सच है। हमारी देवी अब तक अपने 11 बच्चों और 11 शौहरों का गोश्त खा चुकी है, और तुम्हारे साथी का भी यही हश्र होगा। बूढ़े शातू ने सर हिलाते हुए जवाब दी। फिर तो डाइन हुई। ऐसी जालिम औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, टारज़न ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। पहले तुम अपनी जान की खैर मनाओ, फिर ऐसी बातें करना। हमारी देवी ये सब कुछ हमेशा जिंदा रहने और नौजवान रहने के लिए कर रही है। शातू ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा। सरदार सूरज निकल आया है, एक हबशी ने अचानक बूढ़े सरदार से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, इसे उठाकर नीचे फेंक दो। बूढ़े शातू ने हुक्म दिया, और फिर उससे पहले कि टारज़न संभलता, इन्होंने बर्फ की सी तेजी से इसके हाथ पैरों की रस्सियां खोलीं और उसे उठा कर बर्जी से नीचे फेंक दिया। पहले टारज़न का ख्याल था कि जैसे ही उसे नीचे फेंकने के लिए वो इसके हाथ पैर खोलेंगे, वो उनसे भिड़ जाएगा, मगर हबशियों ने कुछ इस कदर तेजी से काम किया था कि बस टारज़न अपना खंजर ही बाहर निकाल सका था, और हबशियों ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, और टारज़न कलाबाजियों खाता नीचे गिरता चला गया। नीचे 10-12 हबशी हाथों में नेज़े उठाए इसके इंतज़ार में खड़े हुए थे। टारज़न ने नीचे गिरते हुए अपने आप को संभाला, और फिर जैसे ही वो उन हबशियों के करीब पहुंचा, इसने अपने जिस्म को एक जोरदार झटका दिया, और इसका जिस्म हवा में लहराता हुआ उन जैशियों और उनके नेज़ों के ऊपर से गुजर कर दूर जा गिरा। वो पैरों के बल ज़मीन पर गिरा था, और फिर नीचे गिरते ही वो तेज़ी से चंद कदम दौड़ता चला गया। इसलिए उसे इतनी बुलंदी से गिरने के बावजूद चोट न आई। हबशियों ने जब अपना वार ख़ता होते देखा, तो वो नेज़े लहराते और चीखते टारज़न के पीछे दौड़ पड़े। टारज़न ने नीचे गिरते ही महल का बड़ा दरवाज़ा देख लिया था, इसलिए वो तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ महल के दरवाज़े में दाखिल हो गया। हबशी भी इसके पीछे थे। महल में मौजूद पहरेदार हबशी भी अब टारज़न के पीछे थे, और टारज़न सोच रहा था कि किसी तरह वो उनकी नज़रों से चंद लम्हों के लिए बच जाए, तो बाकायदा प्लान बनाकर उन पर हमला करे। मगर अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक उसके करीब ही एक दरवाज़ा खिला, और एक इंतहाई खूबसूरत औरत बाहर निकल आई। ये कैसा शोर है? औरत ने चीखते हुए कहा। उसे देखकर टारज़न की तरफ दौड़ने वाले हबशी ठिठक कर रुक गए। उनके अंदाज में अदब था, और टारज़न समझ गया कि यही वो डाइन देवी है। चुनंचे उसने इंतहाई तेज़ी से अपने बाजू को हरकत दी, और वो उसके बाजू में लपटती हुई इसके सीने से आ लगी,
اور ٹارزن نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کی گردن سے لگا دیا۔ خبردار، جیسا میں کہوں ویسا کرو، ورنہ ابھی گردن کاٹ دوں گا، ٹارزن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ عورت موت کے خوف سے کانپنے لگی۔ میرے ساتھی کو بلواؤ، ٹارزن نے کہا، اور دیوی نے حبشیوں کو حکم دیا کہ رابرٹ کو لے آیا جائے۔ چنانچہ چند لمحوں بعد رابرٹ وہاں پہنچ گیا۔ انہیں کہو کہ راستے سے ہٹ جائیں، ہم باہر جائیں گے، اور سنو، اگر کسی نے کوئی شرارت کی تو ایک لمحے میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا، ٹارزن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر دیوی کے کہنے سے پہلے ہی حبشی ایک طرف ہٹتے چلے گئے۔ ٹارزن دیوی کو گھسیٹتا ہوا رابرٹ سمیت محل سے باہر نکل آیا۔ حبشی نیزے لہراتے ان کے پیچھے تھے۔ انہیں کہو یہیں رک جائیں، ہمارے پیچھے نہ آئیں ورنہ، ٹارزن نے ایک بار پھر کہا، اور دیوی نے حبشیوں کو وہیں رکنے کا حکم دے دی۔ ٹارزن دیوی اور رابرٹ سمیت جنگل سے گزر کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتا چلا گیا۔ حبشی دیوی کے حکم کے مطابق وہیں رہ گئے۔ یہ بتاؤ کیا تم اپنی مرضی سے اپنے بچوں اور شوہروں کو ہلاک کر دیتی تھی یا تمہیں اس پر مجبور کیا جاتا تھا؟ چوٹی پر پہنچ کر ٹارزن نے دیوی کو بازو سے پکڑ کر پوچھا، میں یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا چاہتی ہوں، اس عورت نے کہا، اور دوسر لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا، اور پہاڑی کے نیچے جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ زیادہ دور جاتی، جنگل ایک دھماکے سے گونج اٹھا۔ رابرٹ نے ریوالور نکال کر اس ڈائن پر فائر کر دیا تھا۔ دیوی کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی، اور پھر اس کا جسم لڑکتا ہوا چوٹی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ واقعی ڈائن تھی، رابرٹ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور ٹارزن مسکرا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر رابرٹ کو یہ موقع دیا تھا، کیونکہ وہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس عورت کے مرتے ہی وہ دونوں مڑے اور تیزی سے پہاڑی کی دوسری طرف اترتے چلے گئے۔ وہ جلد از جلد اس جنگل سے دور چلا جانا چاہتے تھے، تاکہ حبشی ان کا تعاقب نہ کر سکیں۔ انہیں خوشی تھی کہ انہوں نے ایک ڈائن عورت کا خاتمہ کر دیا ہے، جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی تھی۔ ختم شد۔